हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसएससी स्टडी 1 में। इसमें हम 15वीं क्लास को कवर कर रहे थे। तो आइए उसका कुछ टॉपिक्स रह गए तो उनको कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मौर्य प्रशासन, हमारा मौर्य प्रशासन रह रहा है। तो हम ये देख लेते हैं कि मौर्य जो प्रशासन थे वे किसको क्या कहते थे, क्या उनकी अधिकार था, क्या न्याय करते थे वे, तो देख लेते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, कौटिल्य द्वारा संप्रदान सिद्धांत प्रशासन चलाने के लिए 7 तत्व बताए हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन से है। शासक, जिसको राजा कहा जाता था। सचिव, जिसको अमात्य कहा जाता था। क्षेत्र, जिसको जनपद कहा जाता था। किला, दुर्ग, खजाना को कोष कहा जाता था, जहाँ खजाना रखते हैं उसको राज्य क्या कहते थे, कोष। सेना को सेना कहा जाता था और सहयोगी को मित्र कहा जाता था। ये दो बाद में जोड़े देख लीजिए। ग्रैंड ट्रंक रोड, तो जो ग्रैंड ट्रंक रोड थी उसको उत्तरापथ कहा जाता था और जो हमारा अमात्य था वह मंत्री और अधिकारी का कार्य करता था। अब यहाँ पर देखिए, किस अधिकारी को क्या कहा जाता था मौर्य शासनकाल के दौरान। तो जो रज्जुक होते थे वह भूमि मापने या सीमा निर्धारित करते थे, तो उनको क्या कहते थे, रज्जुक। जो हमारे सीमा वीमा भूमि नापते थे तो उनको यह बोलते थे। फिर यहाँ पर देखिए, सन्निघरता। सन्निघरता किसको कहा जाता था, मुख्य कोष कार्यालय में जो कार्य करता था उसको सन्निघरता कहा जाता था। कुमार, यह किसको कहा जाता था, तो मौर्य के अधीन प्रांतीय प्रशासन का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति को कुमार कहा जाता था। युक्ता, युक्ता किसको कहा जाता था, समाज के राजस्व के लिए जिम्मेदारी उठाने वाले को युक्ता कहा जाता था। यहाँ पर नोट दिया है, इसको देखिए। नियंत्रक के लिए अध्यक्षों का उल्लेख हमें कौटिल्य ने बताया और कौटिल्य के पुस्तक में यानी अर्थशास्त्र में देखने को मिलता है किसका, कि जो अध्यक्षों पर नियंत्रित करते थे यानी नियंत्रण करते थे। अब जो हमारा मौर्य शासन था, तो मौर्य प्रशासन में 2 प्रकार के न्यायालय होया करते थे और उसमें ये 2 दरबार होते थे। पहला देखिए, धर्मस्थल्य न्यायालय और कंठक शोधन न्यायालय। ये पहले वाला व्यक्तिगत होता था यानी व्यक्तिगत विवादों के लिए होता था और दूसरे वाला प्रतिष्ठा के लिए होता था यानी राजा और जनता के बीच विवाद, जो भी इनके बीच का विवाद निपटारा करता है तो उसको यह कहा जाता था। यहाँ पर देखिए, नायक को नगर सुरक्षा अधिकारी कहा जाता था। नहीं, नगर सुरक्षा अधिकारी को नायक कहा जाता था। यहाँ पर देखिए, कर निर्धारण करने वाले को यानी राजस्व का सामान्य संग्रह करने वाले को समाहर्ता कहा जाता था। लेखा के लिए जिम्मेदार यानी लेख जोखा का जो काम करता था उसको गोपा कहा जाता था। महालेखकारक को अक्षपतालिक कहा जाता था। नगर प्रशासन के लिए जिम्मेदार को नागरिका कहा जाता था। कृषि के लिए जिम्मेदारी वाले व्यक्ति को सीताध्यक्ष कहा जाता था। बाजार के लिए जो हमारा अध्यक्ष होता था उसको क्या कहा जाता था, तो संस्थान अध्यक्ष कहा जाता था। जहाजों के लिए जिम्मेदार वाले व्यक्ति को नावाध्यक्ष कहा जाता था। टोल या टेबल्स सीमा शुल्क लेने वाले को शुल्काध्यक्ष कहा जाता था। यहाँ पर देखिए, अशोक द्वारा बनाए गए नए पोस्ट या जांचने के लिए किसी वन्य लोंग धम की अवधारणाओं का पालन कर रहे हैं तो उनको क्या कहा जाता था, धम महातत्व यानी जो धम के लिए काम करते थे अशोक के, उनको धम महामंत्र कहा जाता था। इसमें अदर से कुछ और भी है, वे भी आप देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, फौजदारी विभाग अध्यक्ष को प्रदेष्टा कहा जाता था। दीवानी मामलों को निपटारा करने वाले विभाग को
यानी जो बच्चा गोद लेता है या फैमिली में कोई भी मैटर हो जाता था, फैमिली मैटर को कौन देखता था? धर्म से यह देखता था। वाणिज्य के विभाग में कौन रहता था? प्रणयाध्यक्ष होता था। खान विभाग का अध्यक्ष कौन होता था? अकारा अध्यक्ष। ये न्यायालय अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? तो टंक शोधन कहा जाता था। ये मैंने 2 पार्ट में पढ़ाया अभी आपको। सिक्के की ढलाई वाले इंसान को क्या कहा जाता था? लक्ष्मणाध्यक्ष कहा जाता था। जिला प्रशासक को प्रादेशिक अध्यक्ष कहा जाता था। या भी पूछा जाएगा प्रदेश के प्रशासक को क्या कहा जाता था? तो भी प्रादेशिक है ना। अशोक का उत्तराधिकारी को क्या कहा जाता था? तो अशोक का उत्तराधिकारी 2 हुए हैं, दशरथ या कुणाल। तो पहले नंबर पर दशरथ ही रहेगा, ठीक है। यानी ये जो हमारा धम्म महान था तो ये सामाजिक समस्याओं को हल करता था। यहाँ पर देखिए, जो घुड़सवार सेना का कामकाज देखता था उसको अश्वाध्यक्ष कहा जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार ये नोट है। जैसा कि इंडिका का में उल्लेख मिलता है, तो ये इंडिका में उल्लेख मिलते हैं इन सब का। अब कुछ पद देख लीजिए जिनका वेतन पूछ लिया जाता है। यहाँ पर देखिए, तो सेनापति का वेतन कितना होता है? 48,000। अध्यक्ष का वेतन 4,000। मुखिया का जो वेतन है वो 8,000 होता है। नायक का वेतन 12,000 होता है। अब यहाँ पर देखिए, नगर पालिका प्रशासन में 6 समितियाँ होती थी, प्रत्येक में 5 सदस्य होते हैं। ऐसे ही सेना में 6 समितियाँ होती थी, प्रत्येक में 5 सदस्य होते थे। इंडिका के अनुसार समाज को 7 वर्णों में विभाजित किया जाता था और इसमें 570 मीनारों और 64 द्वार का उल्लेख है पाटलिपुत्र में, बताया गया है इंडिका पुस्तक में। और जो ये 7 वर्णों में विभाजित किया गया है, इसमें से जो 7वां विभाग है वह राजा को सलाह देने से रिलेटेड है, यानी उसमें एक राजा के लिए सलाहकार होता है 7वें विभाग में। अब यहाँ पर देखिए, मौर्य प्रशासन के अधीन 4 प्रांत राजनीतिक केंद्र 5 है। यानी जो हमारे मौर्य साम्राज्य उनके अधीन कितने प्रांत थे? तो 4 प्रांत थे और 5 केंद्रीय थे। ग्राम देखिए यहाँ पर, और उनकी राजधानी। यहाँ पर देखिए, प्राच्यपत जो पूर्वी है और यह इसकी राजधानी तोसी है। अवंती पश्चिम में है, उज्जैन है। और उत्तरापथ यानी उत्तर में है, इसकी राजधानी तक्षशिला है। दक्षिणापथ दक्षिण में है, जिसकी राजधानी सर्वगिरी है। और जो ये सोने की सर्वगिरी है, इसमें सोने की खान है जो कि कर्नाटक में स्थित है वर्तमान में। और जो ये पाटलिपुत्र था, इसमें वर्तमान में जो हमारा उत्तर प्रदेश और बिहार है, तो ये दोनों मिलाकर क्षेत्र पाटलिपुत्र कहलाता था। अब मौर्य शासन काल के बंदरगाह देखिए, तो पश्चिम में था भरूच और सुप्रारा, पूर्व में था तामुलिपि बंगाल में। अब यहाँ पर देखिए, अर्थशास्त्र के अनुसार कौटिल्य में मतलब अर्थशास्त्र के अनुसार जो हमारा कौटिल्य, उसने क्या कहा? महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त था। यानी अर्थशास्त्र के अनुसार जो कौटिल्य है, जिसने पुस्तक लिखी अर्थशास्त्र, उसके अनुसार महिलाओं को उस समय उच्च स्थान प्राप्त था। सेना का हिस्सा महिलाएं होया करती थी और कानून के 4 स्रोतों को बताया। उसमें क्या बताया? कानून के 4 स्रोत के बारे में बताया। अर्थव्यवस्था थी वहाँ की कैसी थी? तो अशोक ने कर मूल्य को कम कर दिया था, यानी जो कर का मूल्य था उसको घटा दिया था। लोगों को बलि और स्वैच्छिक प्रसाद नहीं चढ़ाना पड़ता था। यानी जो लोगों को बलियां नहीं देनी पड़ती थी, जैसे पहले वह रूढ़िवादी था तो वह बलि वगैरह सब कुछ लेता था। कुछ इंसान नहीं देते थे तो उनको मार देता था। तो इस तरीके का व्यवहार उसने छोड़ दिया। यह किसमें बताया गया? अर्थशास्त्र पुस्तक में। अब यहाँ पर 1 लाइनर क्वेश्चन है, ये देखिए। भारतीय व्यापारियों के सक्रिय योगदान के लिए मेगास्थनीज, फाहियन, हुइत्सांग, अलब्रूनी, इब्न बतूता आदि जैसे प्राचीन यात्री द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप के लिए इस्तेमाल किया गया और नाम स्वर्ण भूमि।
यानी जो हमारा भारत था इसका नाम कभी स्वर्णभूमि हुआ करता था। और इस पर यात्रा करने के लिए ये सारे विदेशी यात्री यहाँ पर भारत में आए थे। इनके इस्तेमाल से जो हमारे भारत में जो भी कुछ व्यापार होता था तो उसको ये एनालिसिस करते थे उसका, यहाँ पर भारत में ही रहकर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, राजवंश जिसने 320 ईस्वी से 550 ईस्वी तक शासन किया तो वह कौन सा वंश था? गुप्त वंश। अभी हमने इसके बारे में नहीं पढ़ा है पर हम पढ़ लेंगे। यहाँ पर देखिए, अशोक की बेटी का नाम जिसने बौद्ध धर्म प्रचारक के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन किया तो वह कौन थी? संघमित्रा, जो कि सिलोन में गई थी अपने धर्म का प्रचार करने, यानी अपने पिताश्री के धर्म का प्रचार करने के लिए। अब हम यहाँ पर देखिए, हम अशोक के स्तंभ अभिलेख देखेंगे जो कि जिनकी संख्या कुल 7 है। यहाँ पर पहला है दिल्ली टोपरा स्तंभ शिलालेख। यहाँ पर देखिए 7वां शिलालेख सबसे लंबा है। भाषा इसमें प्राकृतिक लिपि ब्राह्मी का यूज हुआ है। और यहाँ पर देखिए, दिल्ली टोपरा स्तंभ हरियाणा से दिल्ली में फिरोज शाह तुगलक द्वारा हस्तांतरित किया गया, यानी दिल्ली से हरियाणा से दिल्ली लाया कौन? फिरोज शाह तुगलक। अब यहाँ सेकंड देखिए, लोरिया अरेरा और लोरिया नंदनगढ़। तो लोरिया अरेरा और नंदनगढ़ दोनों बिहार में है, चंपारण जिले में। चौथा देखिए, रामपुरवा बैल, यह राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। यहाँ पर देखिए, बाबर पहाड़ी गुफा बिहार, यानी ये जो बाराबर की पहाड़ियाँ हैं ये बिहार में है और सबसे पुरानी रोक टोक गुफा है। बौद्ध भिक्षुक है उनके कहने पर अशोक ने इनका निर्माण कराया था। यहाँ पर देखिए, लोमस ऋषि गुफा कहाँ पर है? बिहार में स्थित है। नागार्जुनी गुफा कहाँ पर है? बिहार में है। और जो दशरथ है, मौर्य वंश का अंतिम शासक दशरथ, इसने अंतिम नहीं है, ये इसके शासक था और इसने इसका निर्माण कराया था। ये अशोक का उत्तराधिकारी था और यह अशोक का पोता था द्वारा निर्माण कराई गई, यानी दशरथ द्वारा निर्माण की गई। दशरथ कौन था? अशोक का पोता था और अशोक का उत्तराधिकारी था। अशोक द्वारा पुनर्निर्माण यानी निगाली सागर यात्रा के बाद कोणार्क कुमकुमनी स्तूप, इन द्वारा जो अशोक द्वारा कराया गया था ये दोनों चीजें, यानी ये जो है दोनों, इनका अशोक ने पुनर्निर्माण कराया था इस यात्रा के बाद। पांचवा देखिए, अशोक स्तंभ सारनाथ में स्थित है। इसे 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में बनाया। यह अशोक का धर्म परिवर्तन को दर्शाता है। अशोक ने बुद्ध की पहली उपदेश की स्मृति में बनवाया था इसको। इसमें कौन कौन से पशु चिन्हित है? तो सिंह, हाथी, घोड़ा, बैल। यहाँ पर देखिए, अब जा लॉयन कैपिटल कहा जाता है और यह बलुआ पत्थर से बनी है। छठा कौन सा है? निगली सागर अभिलेख, यह नेपाल में स्थित है। और सातवां कौन सा है? रुमेंदई स्तंभ शिलालेख, यह नेपाल में स्थित है। लुम्बिनी स्तंभ कहा जाता है इसको। अशोक ने बुद्ध के जन्म स्थान की यात्रा की और वहाँ के लोगों के करों को कम किया। ठीक है, अभी बताया था कि इसके करों को कम किया गया है। यहाँ पर देखिए, हाथी गुफा अभिलेख जिसमें कलिंग का वर्णन है, वर्तमान में उड़ीसा, यानी कलिंग को क्या कहा जाता है? वर्तमान में उड़ीसा। खारवेल चैदी राजवंश द्वारा, यानी खारवेल जो शिलालेख है उसका निर्माण किसने कराया था? तो चैदी राजवंश द्वारा कराया गया था। गुढ़ अभिलेख, यह भारत के ब्राह्मी भाषा लिपि द्वारा निर्मित है, यानी यह ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। और आज हमारा मौर्य वंश कंप्लीट होता है इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू। वंदे मातरम। जय हिंद। नेक्स्ट हमारा पुष्यभूति सुगवंश रहेगा तो हम उसको कवर करेंगे।